दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQIS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं असर रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। और इस रिपोर्ट से काफी सारे निष्कर्षों पे पहुंचा जा सकता है। इस रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखे गए और कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखे गए। उन सारे परिणामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है कोविड के बाद से। तो सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने के कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, और शिक्षा के स्तर में और क्या सुधार किए जाने की जरूरत है सरकार के द्वारा। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बात की कि अभी हाल ही में 2022 के लिए ध्यान रखना, ये 17वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, इसे असर 2022 यानी इसे असर की फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट। इस वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी असर रिपोर्ट को जारी किया गया है, जो कि 2022 की है। ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, चूंकि कोविड के चलते जो अभी सर्वे हो रहे थे बीच में, वो फोन के आधार पे हो रहे थे, व्यापक सर्वे नहीं थे। तो 2022 की जो ये रिपोर्ट है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महामारी के बाद यह पहली बार राष्ट्रव्यापी संचालन है। इसे आखिरी बार 2018 में किया गया था, यानी आखिरी बार जो राष्ट्रव्यापी आधार पर रिपोर्ट आई थी वो 2018 में आई थी। ध्यान रखिएगा, ये जो 2022 की रिपोर्ट है, यदि हम एक डेटा देखें तो इस सर्वेक्षण में लगभग 616 जिलों के 19,060 गांव को कवर किया गया है। और इन 616 जिलों के 19,060 गांव में लगभग 7 लाख बच्चों के ऊपर ये सर्वेक्षण किया गया है। 7 लाख बच्चों को शामिल किया गया है ये पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए। इस रिपोर्ट में कुछ हमें अच्छे बिंदु दिखेंगे और कुछ चिंता के क्षेत्र दिखेंगे। उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को इस असर रिपोर्ट को कौन जारी करता है, कब से ये जारी हो रही है, इस पूरी बात को भी क्लास के अंत में बताऊंगी। ठीक है, अगला मुद्दा हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये जो असर रिपोर्ट है, इसका उद्देश्य होता है जो स्कूली बच्चे होते हैं उन पर महामारी के बाद, बेसिकली इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों पर महामारी के बाद सीखने के परिणामों की गणना करना। सीखने के परिणाम क्या? उनका अंकगणितीय ज्ञान, उनका पढ़ने की क्षमता, इन सब बातों का आकलन इस रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। और इस रिपोर्ट को बेसिकली कौन नेतृत्व करता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम फाउंडेशन है दोस्तों, ये एक तरीके का NGO है। प्रथम फाउंडेशन इस असर रिपोर्ट को अभी द्विवार्षिक तौर पे जारी करता है। इसका इतिहास मैं आप लोगों को बताऊंगी। बात समझ में आई कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? देखना था महामारी के बाद जो स्कूली बच्चे हैं उनके सीखने की प्रवृत्ति पे, उनके अंकगणितीय ज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब यदि हम देखें स्कूलों में सीखने के परिणामों पे यह रिपोर्ट प्रकाश डालती है, और देश में मूलभूत साक्षरता की कितनी मूलभूत साक्षरता है और संख्यात्मकता की स्थिति, हम कह सकते हैं न्यूमेरेसी को भी देखेगी ये, है ना, फाउंडेशन लर्निंग को भी देखेगी। तो उन आधारों पे इस रिपोर्ट को हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है। 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है इन रिपोर्ट्स के माध्यम से। यानी कि बच्चे स्कूल में तो जा रहे हैं, वो वास्तव में शिक्षा हासिल कर रहे हैं क्या, उनको पढ़ने का ज्ञान आ रहा है, वो जमा घटा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि बच्चा कुछ सीखेगा, है ना। और जब तक बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति या फिर जो वो पढ़ रहा है उसको अप्लाई करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा, है ना। तो इस आधार पे ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। यदि हम इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी में जो बंद के बाद, ये जो हमारा लॉकडाउन लगा, इसके बाद से
स्कूलों के फिर से खुलने से सुधार के संकेत मिले हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन स्तर में सुधार हुआ है। यानी जो स्कूल में नामांकन है ना, उसमें क्या मिला है, सुधार के संकेत मिले हैं। ये पॉजिटिव पक्ष है इस रिपोर्ट का। और इसमें यह कहा गया कि 2022 में जहां ये 98.4% था, 2018 में जहां ये 97.2% था, वहीं बढ़ के 2022 में ये 98.4% हो गया है। कहीं ना कहीं स्कूलों में जो नामांकन है वो बढ़ा है बच्चों का, तो ये पॉजिटिव पक्ष हो गया। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों का प्रतिशत भी बढ़ा है। यदि हम 2018 का डेटा देखें दोस्तों, तो 2018 में 65% जो नामांकन होता था वो सरकारी स्कूलों में होता था। वहीं यदि हम 2022 में ये डेटा देखें तो 71.7% जो नामांकन है वो सरकारी स्कूलों में हो रहा है। सरकारी स्कूलों में ये नामांकन क्यों हो रहा है, इसके कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट के ये दो जो पॉजिटिव पॉइंट हैं ये निकल के सामने आए हैं। इसके साथ ही एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि जो लड़कियां हैं ना, लड़कियों का जो ड्रॉप आउट हो जाता था, स्कूल छोड़ने की जो समस्या होती थी, उस ड्रॉप आउट में कमी आई है, ये भी इस रिपोर्ट का एक पॉजिटिव पक्ष है। यहां पे लिखा नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों निजी ट्यूशन लेने वाले बच्चों में एक वृद्धि हुई है। ये एक रुझान देखा गया इस रिपोर्ट में कि भाई निजी ट्यूशन जो 2018 में लगभग 26.4% बच्चे निजी ट्यूशन लेते थे, वहीं 2022 में ये डाटा लगभग 30.5% के आसपास हो गया है। और चूंकि लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद थे, है ना, और बच्चों को फोन के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा था, तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन है ना, उनकी उपलब्धता में सुधार हुआ है। 2022 में जो नामांकित छात्रों के घरों में स्मार्टफोन की उपलब्धता लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन एजुकेशन का इस पीरियड में विकास हुआ है, बच्चे फोन के माध्यम से पढ़ना शुरू किए। तो ये इस रिपोर्ट के कुछ पॉजिटिव पक्ष हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इसके कुछ चिंता के क्षेत्रों की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि भाई 18 से 22 के बीच दूसरी कक्षा में पढ़ने और गणना करने की जो क्षमता है ना, वो कम हुई है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। ये चिंता का विषय है। 5वीं क्लास का स्टूडेंट तीसरी क्लास की जो किताब है उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो रहा है और उसका परसेंटेज गिरा है बेसिकली। यानी पढ़ने की क्षमता और गणना करने की क्षमता में कमी आई है। यह चिंता का विषय है। यदि हम दोस्तों बात करें फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी, FLN बोलते हैं इसको, इसे हिंदी में कहेंगे मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, इसको बेसिकली ये रिपोर्ट मापने का काम करती है, मापन का काम करती है इसके। तो यदि हम FLN की बात करें, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान की बात करें, कि सीखने के स्तर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। यदि हम उदाहरण स्वरूप देखें तो 2022 में कक्षा 3 के बच्चे के बुनियादी पढ़ने की क्षमता 2018 में 27.2 थी, जो कि घट के 6.8% अंक कम हो गई। और यदि हम कक्षा 3 में घटा की बात करें कि भाई घटा कितने बच्चे कर पाएंगे, तो ध्यान रखना 2018 में ये 28.2% था, जो कि 2022 में 25.9% हो गया है। मोट इतना डेटा हमें एग्जाम में याद भी नहीं रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम जब पेपर सेकंड में हम शिक्षा की चुनौतियां वगैरह देखते हैं तो हम असर रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि भाई एक सामान्य जो परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया कि बच्चों में जो पढ़ने की क्षमता है, जो अंक गणित की क्षमता है, उसमें गिरावट हुई है 2018 की तुलना में 2022 में। यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो बेहतर होगा। डेटाज आपको मेंस में बहुत ज्यादा नहीं याद रह पाते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको डेटा भी देखना है तो आप देख सकते हैं कि भाई घटा
जहां 2018 में 28.2% बच्चे कर पा रहे थे, वहीं 2022 में 25.9% बच्चे ही कर पा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को क्वालिटेटिव भी बनाना होगा। आप क्वांटिटेटिव तो बना रहे हो, आप बच्चों का नामांकन तो कर रहे हो, लेकिन उस शिक्षा को हमें क्वालिटेटिव भी बनाना पड़ेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे उसको अप्लाई करना सीखें, है ना। तो इसके लिए भी सरकार को निश्चित तौर पे ठोस प्रयास करने की जरूरत है। यदि हम अब एक अलग मुद्दे को देख लेते हैं दोस्तों, आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई असर रिपोर्ट 2022 में इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में कोविड के दौरान नामांकन बढ़ा है, इसके कारण आप क्या समझते हो? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या कारण हो सकते हैं, सब कारण आपको पता है, लेकिन हमें बस व्यवस्थित करना होता है उन कारणों को। और यदि हम इस क्रम में पहला कारण देखें तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भाई अवसंरचना में सुधार हुए हैं, यानी सरकारी स्कूलों की अवसंरचना में पहले की तुलना में सुधार हुआ है, यह बात कहती है ये रिपोर्ट। अब व्यवहारिक धरातल पे क्या हुआ है क्या नहीं, वो फिर एक अलग मुद्दा है, हमें उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। हम कई बार मेंस में कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे बातें लिखेंगे, लेकिन कंक्लूजन वे में हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है ना। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब तक बुनियादी और ठोस सुधार नहीं किए जाएंगे ना, तब तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होगा सरकार के लिए। क्योंकि गांव का बच्चा, गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक तो इसलिए नामांकन बढ़ा क्योंकि अवसंरचना में सुधार हुआ है, दूसरा इसलिए नामांकन बढ़ा क्योंकि लॉकडाउन में पाठ्य पुस्तकों का और मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया। अब भाई मिड डे मील का वितरण किया जा रहा है, पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है फ्री में। पैसे हैं नहीं, लोगों के पास पैसे हैं नहीं। कोविड ने एक तरीके से आर्थिक चुनौती तो उत्पन्न की भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या के सामने। तो ऐसे में यदि फ्री बुक्स मिल रही हैं, फ्री मिड डे मील मिल रहा है, तो इसलिए भी नामांकन जो बढ़ा है, ये भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम आगे देखें, लोगों की नौकरी का चले जाना, कोविड में क्या हुआ, सरकारी नौकरियां ही बची थी, बस प्राइवेट सेक्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने छटनी कर दी अपने कर्मचारियों की, और छोटे स्तर पे तो फिर आप भूल ही जाइए एक तरीके से कि रोजगार बचा था। तो ऐसे में लोगों के पास पैसे की कमी थी, और जब लोगों की नौकरी गई तो फिर उनके सामने विकल्प क्या बचा कि हम सरकारी स्कूल में ही नामांकन कराएं अपने बच्चों का। तो एक कारण ये भी दिखाई देता है सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने का। यदि हम अगली बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना जो बजट निजी स्कूल होते हैं, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे गांव में 5-6 स्कूल खुल जाते हैं, छोटे प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं। मतलब एक बड़ा सा घर है, उसी में स्कूल खोल दिया, उसी में 4 मास्टर या मास्टरनी आके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ज्यादा प्रवृत्ति लोगों में ये होती है कि हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो वो भेज देते हैं। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ, इन स्कूलों का ढांचा ही चरमरा गया। ये स्कूल अपना मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये जो टीचर्स हैं इनको अपनी सैलरी कहां से देंगे, क्योंकि कोविड में तो बच्चों से फीस लेने पे भी एक तरीके से सरकार की अलग अलग गाइडलाइंस थी। तो ऐसे में ये जो बजट निजी स्कूल थे, छोटे मोटे जो निजी स्कूल थे, इनका काम धंधा ही ठप हो गया। तो ऐसे में पेरेंट्स के सामने या जो अभिभावक हैं उनके सामने क्या विकल्प थे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। तो इसलिए ये सब कारण हमें दिखते हैं कि आखिर कोविड के दौरान जो असर रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि क्यों हुई। बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके अलावा हमें ये भी हम देख सकते हैं कि जो निजी ट्यूशन बढ़े हैं, आखिर ये निजी ट्यूशन बढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो ध्यान रखना, कोविड में एक व्यवस्था हम कह सकते हैं कि भुगतान की अधिक लचीली व्यवस्था कर दी कि मान लो कोई व्यक्ति अभी भुगतान करने में असमर्थ है, तो जब वो समर्थ हो जाएगा तब इकट्ठे भुगतान कर देना। आप 200 रुपए हमें महीने में ना दे के आप 6 महीने बाद इकट्ठे जो भी 1000-1200 रुपए बनते हैं वो दे देना। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं कर दी गई कोविड में। और साथ ही स्कूल बंद हो गया था, स्कूल बंद होने पर बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की निजी ट्यूशंस ने। और निजी ट्यूशंस में ये जो
वृद्धि हुई है, इसके पीछे दो कारण, एक तो भुगतान की अधिक लचीली व्यवस्था और स्कूलों का बंद होना, जिसके कारण निजी ट्यूशंस की डिमांड भी बढ़ी, है ना। तो ये वृद्धि इसीलिए देखने को मिली। इसके साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि जो FLN है, ध्यान रखना ये टर्म ना आपको बार बार देखने को मिलेगा, FLN यानी फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। FLN को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाओं में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हम यदि हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो इसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही निपुण भारत अभियान है, निपुण भारत अभियान या निपुण भारत पहल कह सकते हैं। ये निपुण भारत अभियान भी काफी हद तक सही दिशा में काम कर रहा है, बच्चों की समझ और अंक ज्ञान के साथ साथ पढ़ने में प्रवीणता को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए, पढ़ने की प्रवीणता को बढ़ाने के लिए, उनके अंक ज्ञान के लिए जो निपुण भारत पहल है, इसने भी काफी पॉजिटिव काम किया है। इसके साथ ही मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान मिशन, इस तरीके की जो सरकारी योजनाएं हैं ये भी काफी पॉजिटिव काम कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा के सही उद्देश्य को पाना बाकी है अभी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा सजेशन यहाँ पे क्या दिया जा सकता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, जो प्रत्येक गांव में आप देखते होंगे, फ्री की पंजीरी खाई होगी आप लोगों ने भी, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो। शहरी बच्चों को शायद ज्यादा ना पता हो इसके बारे में, है ना। तो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जो कि बहुत ही, यदि वो सही तरीके से काम करे तो बहुत, हम कह सकते हैं कि उनके पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम है और स्कूल प्रणाली के बीच एकीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही आंगनवाड़ी प्रणाली के शिक्षा घटक को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। यानी केवल आंगनवाड़ी केंद्र में खाना ही ना दिया जाए कि बच्चों को लालच तो हो जाता है कि आज हलवा मिलेगा, आज पंजीरी मिलेगी। इस आंगनवाड़ी कार्यक्रम में बच्चों की जो बुनियादी सीखने की प्रवृत्ति है, बुनियादी अंक गणित का ज्ञान हासिल करने की जो क्षमता है, उसको भी अटैच किया जाए, उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। ठीक है। तो आंगनवाड़ी प्रोग्राम और शिक्षा की जो शुरुआत है यानी स्कूली प्रणाली है, उसको अटैच करने की जरूरत है, हम ये कह सकते हैं। इसके साथ यदि दोस्तों मैं आप लोगों को, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा है कि ये रिपोर्ट आई है, ये 17वीं रिपोर्ट है, बेसिकली 2022 है। 18 के बाद ये पहली बार इतने व्यापक स्तर पे जारी की गई है, और प्रथम फाउंडेशन जो कि एक NGO है इसे जारी करता है। इसमें क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है वो हमने देखे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स को हमने देखा, सरकारी स्कूलों में नामांकन क्यों बढ़ता है ये हमने देखा, इसके साथ ही निजी ट्यूशन क्यों बढ़े ये देखा हमने, और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं कहीं ना कहीं FLN को बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रही हैं उसको हमने देखा। और साथ ही अब हम बात करेंगे कि ये असर है क्या। असर एक वार्षिक सर्वेक्षण है, ध्यान रखना। अभी ये द्विवार्षिक हो गया है, अभी ये क्या हो गया है, द्विवार्षिक हो गया है। अभी मैं आपको इसका डिटेल बताने वाली हूं। द्विवार्षिक का मतलब क्या है कि पहले ये प्रत्येक वर्ष आता था, पहले ये प्रत्येक वर्ष इसकी रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार आती है। ठीक है, ध्यान रखना ये एक द्विवार्षिक सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। यहां लिखा भी है कि 2005 से लेके 2016 तक वार्षिक प्रकाशन किया गया इसका, यानी हर साल इसकी रिपोर्ट आती थी। और 2016 के बाद से ये क्या हो गया है, द्विवार्षिक हो गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि असर रिपोर्ट का फाइनली उद्देश्य क्या होता है कि देश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य के लिए बच्चों के नामांकन को देखना कि भाई कितना नामांकन हो रहा है, नामांकन के साथ ही बुनियादी सीखने के स्तर में क्या प्रगति हुई है, बुनियादी सीखने का स्तर कहां पे है, और सीखने के स्तर में पढ़ने की क्षमता, अंक ज्ञान की क्षमता, इन सब बातों का आकलन असर रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। भारत के सभी ग्रामीण जिलों में आयोजित होती है ये, और ध्यान रखना कोविड-19 के कारण इसे बड़े पैमाने पर 2020 और 21 में फोन आधारित सर्वेक्षणों में बदल दिया गया था। यानी
कोविड में ये इतने व्यापक स्तर पे नहीं हुई थी। फोन आधारित सर्वेक्षणों के आधार पे इसकी रिपोर्ट्स आई थी। 2022 की रिपोर्ट अपने आप में व्यापक है और काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों, मानव पूंजी के मामले में देश की उत्पादकता यदि बढ़ानी है तो FLN महत्वपूर्ण है। FLN क्या है? फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी, ये महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे केवल नामांकन बढ़ाने पे जोर नहीं देना होगा कि भाई बच्चों का नामांकन बढ़ रहा है। हमें इस बात पे भी जोर देना होगा कि आखिर उस नामांकन का प्रतिफल क्या हुआ, बच्चों ने सीखा क्या, है ना? बच्चों की पढ़ने की प्रणाली कितनी विकसित हुई, बच्चों के अंक ज्ञान की प्रणाली कितनी विकसित हुई। क्योंकि जब हम बुनियादी एजुकेशन को इतना सशक्त बनाएंगे तभी जाके आगे उस शिक्षा का कुछ सकारात्मक प्रतिफल निकल पाएगा, है ना? अदरवाइज ये कहते रहे भाई इतने बच्चे नामांकित हैं, उससे क्या फल मिलेगा? तो ध्यान रखना, यदि मानव पूंजी को सशक्त बनाना है तो हमें FLN उसमें महत्वपूर्ण है और प्रत्येक स्कूल को और प्रत्येक राज्य की सरकारों को इस दिशा में अलग अलग पहल किए जाने की जरूरत है। इसलिए सरकार की जो प्राथमिकता हो वो सीखने की हो, सिखाने की हो और सीखने सिखाने के मानकों को बढ़ाने की हो, ताकि बच्चा स्कूल जाए भी, बच्चा सीखे भी, बच्चा ज्ञान भी हासिल करे और उस ज्ञान को आगे जाके अलग अलग क्षेत्रों में अप्लाई भी करे और मानव पूंजी को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इस तरीके से असर रिपोर्ट के बारे में हमने डिटेल जाना। असर रिपोर्ट क्या है, इसको कौन जारी करता है, इसका उद्देश्य क्या है, असर रिपोर्ट 2022 के मायने क्या हैं, इसके पॉजिटिव पक्ष क्या हैं, इसकी चिंताएं क्या हैं, सरकारी स्कूलों में बढ़ने वाले नामांकन के कारण क्या है, और फाइनली हमने ये देखा कि मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं FLN मानकों पे फोकस करना पड़ेगा और सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति को विकसित करना पड़ेगा, उसके मानकों को बढ़ाना पड़ेगा। होप आप लोगों को आज की चर्चा अच्छी लगी हो। यदि आपको आज की चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही अपने सुझाव अवश्य दें। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।